सोहन नाम का एक किसान था। उसने अपनी जमीन पर महाजन से रुपए उधार लिए थे, पर फसल बर्बाद होने के कारण वह रुपए वापस नहीं दे पा रहा था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने बैल तक बेच दिए थे। सोहन, भैया, मैंने अपने बैलों को बच्चों की तरह रखा है, इनका अच्छे से ध्यान रखना। बैल खरीदने वाला, भैया, अभी मैं इनकी आधी कीमत दे पाऊंगा, आधे रुपए अगले महीने ले लेना। सोहन, भैया, मुझे अभी रुपयों की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए तो बैल बेचे हैं। बैल खरीदने वाला, अच्छा, तो ऐसा करो, तुम मेरी अंगूठी रख लो, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, पर तुम इसे रख लो, जब मैं रुपए वापस करूँ तो दे देना। सोहन, नहीं नहीं भैया, रहने दो, तुम्हारी हालत तो मुझसे भी खराब है। अगर मैंने मजबूरी में तुम्हारी अंगूठी बेच दी तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम मुझे रुपया अगले महीने दे देना। वैसे भी इन रुपयों से महाजन के पूरे रुपए नहीं चुका पाऊंगा। ऐसे में दो आदमियों का परेशान होना ठीक नहीं। तुम चैन की सांस लो। और ये बोलकर सोहन वहाँ से चला गया। रास्ते में सोहन खुद से, महाजन ने बुलाया है, उसके रुपयों का इंतजाम तो हो नहीं पाया, समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या कहूँ। महाजन, तुमने इस बुधवार तक रुपए सूद समेत वापस करने के लिए कहा था, चलो लाओ मेरे रुपए, आज बुधवार है। सोहन, आप तो जानते हैं, इस बार मेरी बेमौसम की बरसात के कारण फसल बर्बाद हो गई है, इसलिए मैं रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया। अभी बस इतना ही है मेरे पास। महाजन, बस 2,000? अभी तो पूरे 5,000 बाकी हैं। मुझे मेरे रुपए हर हाल में चाहिए, समझे। सोहन, मुझे थोड़ा समय और दे दो। आप तो जानते हो कि मेरे इतने बुरे दिन पहले कभी नहीं आए। महाजन, ठीक है ठीक है, तुम आदमी अच्छे हो तो तुमको 1 सप्ताह और दे देता हूँ, पर अगर इस बार भी मेरे रुपए नहीं दिए तो ठीक नहीं होगा। सोहन सिर हिलाकर वहाँ से चला गया और बिल्कुल उदास मन से अपने घर की तरफ चलता गया। 4 दिन बाद सोहन के घर पर उसकी पत्नी आंगन में लगे नल के नीचे बर्तन साफ कर रही होती है। तभी महाजन के 2 आदमी सोहन के घर आते हैं। आदमी, सुनो, क्या सोहन का घर यही है? कहाँ है, बुलाओ उसे। सोहन की पत्नी, जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। क्या बात हो गई, आप लोग कौन हैं? आदमी, हम महाजन के आदमी हैं, समझी। बोल देना अपने पति को कि 3 दिन दिए हैं महाजन ने, पैसे लौटा दे या अपनी ज़मीन और घर, समझी ना। उसके बाद बेचारी उदास मन से सोहन का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर में सोहन घर आया। सोहन की पत्नी, सुनिए, महाजन के आदमी आए थे, कहकर गए हैं कि अगर 3 दिन में रुपए वापस नहीं किए तो महाजन ज़मीन और घर पर कब्जा कर लेगा। सोहन, 3 दिन में रुपए? यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं। सोहन की पत्नी, सुनिए, आप उस आदमी से रुपए वापस मांग लो जिसे पिछले साल दिए थे। सोहन, बलदेव से किस मुंह से रुपए मांगूं? उस आदमी ने अनजान होकर भी मुझे बीमारी में अपने घर में रखा, मेरी सेवा की, ध्यान रखा। वो नहीं होता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता। तुम्हें पता भी नहीं चलता मेरे साथ क्या हुआ। उसी रुपयों की ज़रूरत थी और मेरे पास थे तो दे दिए। सोहन की पत्नी, पर उसने खुद ही कहा था ना कि 1 साल बाद वापस कर देगा। आप अभी ले आएं, देखिए, एक बार मांगने में क्या हर्ज है। सोहन, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर अगर नहीं देगा तो ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। सोहन दूसरे गांव में बलदेव के घर के लिए निकल पड़ा और कुछ देर चलने के बाद वहां जा पहुंचा। सोहन ने बलदेव के घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। एक औरत ने आकर दरवाज़ा खोला। औरत, हाँ भैया, बोलो, क्या बात है? कुछ मांगने आए हो तो बाद में आना, अभी मेरे पास बहुत काम है। उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। सोहन, मैं इस औरत को भिखारी लग रहा हूँ, हे राम, मेरी हालत ऐसी हो गई है। फिर उसने खुद को देखा।
सोहन, अरे मेरा तो कुर्ता फट गया है। फिर उसने दोनों हाथों से कुर्ते को थोड़ा नीचे किया। सोहन, दोबारा दरवाज़ा खटखटाता हूँ। औरत, अरे तुम फिर आ गए। तुम लोग भी ना बिल्कुल चैन नहीं लेने देते। सोहन पर वो औरत, ये वो क्या, अब रुको यहीं। औरत अंदर चली गई। सोहन, अरे ये तो कुछ सुन ही नहीं रही। औरत एक रोटी लेकर आई है। औरत, ये लो, अभी सब्जी नहीं है तो प्याज के साथ खा लेना। और हाँ, अब पैसे मत मांगना, रोटी दे रही हूँ, चुपचाप ले लो। सोहन, आप मेरी बात तो सुनो। औरत, अरे अभी भी कुछ कहना है। सोहन, बलदेव को बुला दो, उससे काम है। औरत, कौन बलदेव? सोहन, इस घर का मालिक है ना बलदेव, मुझे उससे थोड़ा काम है। को औरत, बलदेव? कौन बलदेव? इस घर के मालिक मेरे पति रमानाथ हैं, समझे? सोहन, मैं पिछले साल बलदेव के साथ इस घर में पूरे 15 दिन रहा था। औरत, ओ भिखारी, तुम पिछले साल की बात कर रहे हो? मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं 10 साल से यहाँ रह रही हूँ। मेरे पति जन्म से ही यहाँ रह रहे हैं। ये घर उनके पुरखों का है, पुरखों का, समझे? सोहन, पर मैं बलदेव के साथ इसी घर में रहा था। औरत, तुम भिखारी होकर मेरा घर हड़पना चाहते हो? देखो, सीधे सीधे यहाँ से निकल लो, वरना ठीक नहीं होगा। सोहन, मेरी बात तो सुनो। औरत, चलो चलो निकलो यहाँ से, अगली बार दरवाज़ा खटखटाया तो मार खाओगे। औरत ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। सोहन हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सोहन, क्या हाल हो गया है मेरा, पहनने को ढंग का एक कपड़ा नहीं, खाने को दाना नहीं। तभी एक आदमी उसके सामने एक सिक्का फेंक कर चला गया। सोहन, शायद सच्ची में मैं भिखारी लग रहा हूँ। तभी उसकी नज़र सामने एक घर के आंगन में घड़े बनाते कुम्हार पर पड़ी। उसे देखकर सोहन कुछ याद करने लगा। फ्लैशबैक। सोहन सड़क पर चक्कर खाकर गिर गया। उसे बहुत चोट लगी और खून बहने लगा। तभी वहाँ बलदेव आ गया। बलदेव, भैया संभल कर, लो मेरा हाथ पकड़ो। बलदेव ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और घर ले गया। बलदेव, तुम तो चलने की हालत में ही नहीं हो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी है। ऐसा करो, कुछ दिन यहीं मेरे साथ इस घर में रहो, जब अच्छे हो जाओ तो चले जाना। सोहन खड़े होने की कोशिश करता है पर गिर जाता है। बलदेव, अरे भैया संभल कर, कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी भर ना चल पाओ। सोहन, ना ना, ऐसा मत बोलो। बलदेव, तो आराम करो। बलदेव ने उसकी बहुत सेवा की। सोहन अब थोड़ा बहुत चलने लगा। सोहन, यहाँ भीतर पड़े पड़े जी घबराने लगा है, थोड़ा बाहर हो आऊँ? बलदेव, अकेले कहीं चक्कर खाकर गिर ना पड़ो, अभी भी बहुत कमज़ोर लग रहे हो। चलो मैं भी चलता हूँ। दोनों घर से बाहर निकले तो सामने वाले घर में घड़े बनाते हुए कुम्हार ने आवाज़ दी। कुम्हार, भैया कहाँ जा रहे हो? तुम तो जब से आए हो घर में ही कैद हो, बाहर ही नहीं निकलते। दोनों उसके पास जाते हैं। सोहन, भाई वो तबीयत ठीक नहीं है इतने दिनों से, कोई आज जाकर बुखार उतरा है। कुम्हार, एकदम मुरझाए लग रहे हो। तभी मैं सोचूं पड़ोस में नया आदमी आया और कोई बातचीत नहीं। ये देखो, तुमको तो ढंग से धोती तक नहीं आती है पहननी। सोहन, ठीक तो है। कुम्हार, नहीं ठीक नहीं है, तुमको चलने की दिक्कत हो रही होगी। मैं बताता हूँ ठीक कैसे होगी। कुम्हार ने सोहन की धोती को थोड़ा पीछे खींचा। कुम्हार, अब ठीक लग रही है? अब सही है। फ्लैशबैक समाप्त। सोहन कुम्हार के पास गया। सोहन, भैया जरा सुनो तो। कुम्हार, अरे तुम अंदर मत आओ, वहीं रहो, पता चले कुछ तोड़ दिया तो बिना बात के नुकसान हो जाएगा, वहीं से बोलो क्या चाहिए। सोहन, तुमसे कुछ पूछना है। कुम्हार, अच्छा मैं आता हूँ, बोलो क्या बात है। सोहन, भैया
मुझको पहचाना नहीं? कुम्हार, नहीं तो कौन हो तुम? सोहन, मैं पिछले साल वो सामने वाले घर में तुमने मुझको धोती बांधना सिखाई थी। कुम्हार, सोहन तुम? ये क्या हाल बना रखा है भैया? फिर से कहीं चक्कर खाकर गिर गए क्या? सोहन ने मुंह लटका लिया। कुम्हार, शाम होने को आई है, चलो अंदर आओ। पहले नहा धोकर कुछ खा पी लो, फिर बात करेंगे। रात को सोहन और कुम्हार खाना खाते हुए। सोहन, भैया मैं सुबह से इस गांव में बलदेव को ढूंढ रहा हूँ, पर कोई आदमी सीधा जवाब नहीं दे रहा। कुम्हार, कौन बलदेव? इस गांव में तो कोई बलदेव नाम का आदमी तो मैं भी नहीं जानता। सोहन, कैसी बात करते हो भैया? उस दिन जब तुमने मुझको धोती बांधना सिखाई, वो मेरे साथ ही तो खड़ा था। कुम्हार, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है तुम अकेले थे। तभी मैं सोच रहा था कि अकेला आदमी घर के बाहर ही नहीं निकलता। सोहन, भैया याद करो ना, बलदेव तुम्हारा पड़ोसी जो सामने वाले घर में रहता था। उसने मेरी बहुत सेवा की थी। जाते समय मुझसे पूरे 5,000 रुपये उधार लिए थे। कहा था 1 साल बाद वापस करूँगा। कुम्हार, अरे तुमको कोई भ्रम हुआ है भैया। सामने वाले घर में तो रमानाथ रहता है। रमानाथ और उसका परिवार पिछले साल गंगा जी गए थे, तो मुझे लगा कि तुमको घर की रखवाली के लिए बुलाया है। मैंने जब भी तुम्हें देखा अकेले देखा था। सोहन, मुझे इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता भैया। मुझे तो यहाँ बलदेव लेकर आया था। 25-26 साल का लंबा चौड़ा लड़का, काली लंबी लंबी मूछें, आगे का एक दांत टूटा हुआ। कुम्हार, आगे का दांत टूटा हुआ? ऐसा हुलिया और बलदेव? देखो भैया, ऐसा एक आदमी था तो मतलब इस हुलिये का एक बलदेव था, पर वो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। धरती निगल गई या आसमान, किसी को नहीं पता। सोहन, 3 साल पहले गायब हो गया? अरे नहीं भैया, मैं तो पिछले साल ही मिला हूँ। कुम्हार, भैया लगता है बलदेव के नाम से किसी ने ठगी की है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो गलत काम करता था। 2 नंबर का धंधा था उसका, और उसी के किसी दुश्मन ने, समझ रहे हो ना? मैं तो कहता हूँ तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, सुबह को अपने गांव निकल जाओ। कुम्हार ने सोहन के फटे कपड़े देखकर उसे कुछ नए कपड़े दिए और उसे घर जाने की सलाह दी। सोहन, भैया तुम्हारा बहुत एहसान, मेरे तो कपड़े भी फट गए थे। कुम्हार, कोई बात नहीं भैया, बस अपना ध्यान रखना। सोहन वहाँ से चला गया। चलते चलते दोपहर हो गई तो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने लगा। खाते खाते अचानक उसे हिचकी आने लगी। उसने सामने की तरफ देखा। सामने पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा था। सोहन, ये कौन है? अरे ये तो बलदेव है। सोहन सब कुछ छोड़कर उसी ओर भागने लगा। दोनों भागने लगे, आगे आगे बलदेव और पीछे सोहन। उसके पीछे भागते हुए जंगल में पहुंच गया कि अचानक वो पत्थर से टकरा गया। सोहन हांफते और चिल्लाते हुए, रुक, मेरे रुपए वापस कर। बलदेव भाग गया। सोहन, एक बार हाथ तो लग जाए, छोड़ूंगा नहीं। सोहन आगे की ओर बढ़ गया। तभी उसे झील के पास बलदेव दिखाई दे गया। बलदेव को देखकर भागने लगा। सोहन उसके पीछे भागने लगा। आगे केवल एक दरवाज़ा लगा हुआ था। बलदेव उसके गोल गोल भागने लगा और सोहन भी। सोहन, क्या फालतू दरवाज़ा खड़ा कर दिया यहाँ? बलदेव को देखते ही उसने उसके पैरों की ओर डंडी फेंकी। वो बलदेव की धोती में फंस गई
और बलदेव दरवाजे से टकरा गया। सोहन अब आया हाथ में, सबको पागल बनाता है। उसने इधर उधर देखा, बलदेव कहीं नहीं दिखा। सोहन कहाँ गायब हो गया? अरे अभी तो दरवाजे से टकराया है। अरे मेरे रुपए तो देते जाता, मैं बेघर हो जाऊंगा। हाय ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी दरवाज़ा जोर से हिलने लगा और उसमें चिपका हुआ बलदेव दिखा और गायब हो गया। सोहन घबरा गया। बलदेव भैया, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, आज तुम्हारी बारी है। इस दरवाजे को उठाकर नदी में बहा दो। सोहन क्यों? बलदेव मैं सब बताऊंगा, पहले ये दरवाजे को पानी में बहाओ, वरना मैं मर जाऊंगा। बलदेव की बात सुनकर सोहन सोच में पड़ जाता है। सोहन अगर बलदेव उस समय मेरा ध्यान नहीं रखता तो मैं पिछले साल ही मर गया होता। मेरे रुपयों से बड़ा इसका एहसान है। सोहन ने दरवाजे को हाथ लगाया और हटा लिया। सोहन अरे ये दरवाजे में से कुछ चिपक रहा है। उसने फिर हिम्मत करके दरवाजे को उठाया और नदी में बहा दिया। जैसे ही दरवाज़ा नदी में डूबा, बलदेव सोहन के सामने प्रकट हो गया। बलदेव भैया, मैं तुमको सब बताता हूँ। पहले मैं बहुत लालची था। हमारे यहाँ एक बाबा जी आए थे। वो दरवाजे वाली जगह पर ध्यान लगाकर बैठे थे। फ्लैशबैक। बलदेव बाबा जी, मेरा एक काम कर दो। बाबा बोलो बेटा। बलदेव वो रमानाथ आपको बहुत मानता है, उसे समझाओ कि अपना पुश्तैनी मकान मुझे बेच दे। बाबा बेटा मैं सन्यासी हूँ, इंसानी कामों में नहीं पड़ता। बलदेव देखो बाबा, मुझे वो घर हर कीमत पर चाहिए। मैं उसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा गांव उसके साथ है। वो आपका कहा नहीं टालता, तो ये काम आपको करना पड़ेगा, वरना। बाबा वरना क्या? बलदेव जहाँ बैठे हो वहाँ से कभी उठ नहीं पाओगे। आप मुझे जानते नहीं हो। बाबा बेटा, तुम स्वार्थ में अंधे हो गए हो, सुधर जाओ। बलदेव अरे मुझे सुधरने को कहता है। कहकर उसने बाबा को पकड़ना चाहा, परंतु बाबा ने एक फूंक मारी और बलदेव दरवाजे में परिवर्तित हो गया। बलदेव अरे ये क्या हो गया? मेरा दम घुट रहा है बाबा। बाबा माफ़ी। बाबा बाबा माफ़ी। बाबा तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है, माफ़ी इतनी आसानी से नहीं मिलती। बलदेव माफ़ कर दो बाबा, माफ़ कर दो। बाबा ठीक है, आ जाओ बाहर। बलदेव दरवाजे से प्रकट हो गया। बाबा तुम शापित हो, अब से तुम अदृश्य हो, कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। बलदेव बाबा कृपा करो, मुझे वापस पहले जैसा कर दो। मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। बाबा तुम्हारी माफ़ी का एक ही उपाय है। एक ऐसा आदमी जो इस गांव का ना हो, निर्बल हो लेकिन दिल का सच्चा हो, यदि उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम केवल उसे देखने लगोगे। तुम्हारे सच्चे मन से की गई सेवा से यदि वह स्वस्थ हो जाए और 1 साल बाद वो इस दरवाजे को उठाकर नदी में बहाए, तो तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। फ्लैशबैक समाप्त। सोहन ऐसा तो पहले कभी सुना नहीं। बलदेव जब मैं तुम्हें दिखने लगा तो मैं समझ गया कि तुम ही वो आदमी हो, पर मैं तब तुम्हें ये सब नहीं बता सकता था। इसीलिए तुमसे रुपए उधार लिए कि तुम 1 साल बाद इसी बहाने वापस आ जाओ। सोहन तुम बहुत होशियार आदमी हो, गायब होकर वापस इस दुनिया में आ गए। बलदेव ने वहीं मिट्टी में गड्ढा खोदकर एक डिब्बा निकाला। बलदेव ये लो तुम्हारे रुपए, जैसे दिए थे वैसे ही हैं, सूद मैं बाद में दे दूँगा। सोहन ना ना भैया, मेरा काम इन्हीं रुपयों में हो जाएगा। देखो आज फिर तुमने मेरी मदद कर दी, तुम बहुरुपिया नहीं हो। भैया
तुमने तो मेरी ज़िंदगी वापस की है। अब मैं भी तुम्हारी तरह सच्चा आदमी बनूंगा।